होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बक कन्वर्टर पावर सप्लाई कैसे यूज होती है। तो इसका काम होता है वोल्टेज स्टेप डाउन करना। तो ये होता है हमारा स्टेप डाउन जो आउटपुट में लगा होता है, और वहाँ पे 2 या 1 कैपेसिटर भी ढूंढना है। यही 3 चीज़ आपको फोकस करना है। ये 3 चीज़ मिलते ही आपको हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज एसी पीसीबी ट्रेनर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी पीसीबी के अंदर जो हमारी इंडोर यूनिट की जो बोर्ड आती है, चाहे वो इन्वर्टर एसी हो या नॉन इन्वर्टर एसी हो, दोनों ही प्रकार की एसी में इंडोर यूनिट होती है। और इंडोर यूनिट में एक पीसीबी आता है जिसको हम इंडोर यूनिट पीसीबी कहते हैं। उस पीसीबी के अंदर यूज होने वाली पावर सप्लाई के बारे में आज बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो पावर सप्लाई इसमें 3 प्रकार से यूज की जाती है पीसीबी में। पहला लीनियर पावर सप्लाई, उसके बाद एसएमपीएस पावर सप्लाई, और फिर बक कन्वर्टर पावर सप्लाई का यूज होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बक कन्वर्टर पावर सप्लाई कैसे यूज होती है एसी पीसीबी बोर्ड के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पहले से किसी एसी पीसीबी या किसी भी मैकेनिकल या पीसीबी लाइन में, सर्किट रिपेयरिंग करने लाइन में जुड़े हैं, या टेक्नीशियन हैं, या आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, या आपके कोई दोस्त या कोई कलीग इसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो हमारे यहाँ आकर आप कंप्लीट एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, एलईडी एलसीडी टीवी, उसके अलावा लैपटॉप, प्रिंटर, डेस्कटॉप, इन सभी प्रकार की ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारी जो संस्थान है, यानी कि जो हमारी इंस्टीट्यूट है, वो नई दिल्ली उत्तम नगर में है। यहाँ पे आप आइए, फ्री डेमो क्लास है, फ्री डेमो क्लास लीजिए, और उसके बाद अगर आपको क्लास समझ में आता है, प्रॉपर आप बैठिए, यहाँ के टीचर से मिलिए, उनका बिहेवियर देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप क्लास ज्वाइन करिए और अपनी भविष्य को उज्जवल करें। चलिए चलते हैं हम वीडियो में बिना कोई वक्त गवाए और बात करते हैं हम बक कन्वर्टर पावर सप्लाई की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बक कन्वर्टर पावर सप्लाई की, तो ये कौन कौन सी पीसीबी में आती है। अगर हम एसी की बात करें, कंपनी वाइज बात करें, अगर हम इसको कंपनी वाइज बात करें तो ये 2 प्रकार की कंपनी में आती है। सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है, एक सैमसंग और एक डाइकन। ये 2 प्रकार की पीसीबी जो आती है, इसमें सबसे ज़्यादा बक कन्वर्टर पावर सप्लाई का यूज किया जाता है। बक कन्वर्टर पावर सप्लाई एक स्टेप डाउन पावर सप्लाई के रूप में कार्य करती है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करें हम बक कन्वर्टर पावर सप्लाई की, बक कन्वर्टर, तो ये हमारा 2 प्रकार के आता है। एक आता है स्टेप डाउन, एक आता है स्टेप अप। तो बक कन्वर्टर जहाँ भी बक का यूज होगा, जैसे बक कन्वर्टर, तो ये आपको एलईडी एलसीडी टीवी में भी बक का यूज होता है, वहाँ भी स्टेप डाउन आईसी का यूज होता है। जहाँ भी बक का एक एग्जाम्पल लगा जाएगा कि ये बक कन्वर्टर है, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि यहाँ पे वोल्टेज को क्या किया जा रहा है, स्टेप डाउन किया जा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे वोल्टेज को लाया जा रहा है। तो इसका काम होता है वोल्टेज स्टेप डाउन करना। तो ये होता है हमारा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन के साथ साथ इस सेक्शन का नाम, एक तो हो गया बक कन्वर्टर, दूसरा स्टेप डाउन, तीसरा नाम इसका होता है डीसी टू डीसी, डीसी टू डीसी, यानी कि ये डीसी इनपुट करता है और डीसी आउटपुट करता है। जो बक कन्वर्टर सेक्शन होता है वो वोल्टेज इनपुट भी डीसी करता है और आउटपुट भी डीसी करता है। लेकिन अगर हम अदर पावर सप्लाई की बात करें, जैसे कि हम लीनियर पावर सप्लाई की बात करें, तो वो सबसे पहले एसी वोल्टेज लेता है, उसको फिर डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फिर उसमें स्विचिंग करता है, जो फिर एसी में बनता है, फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि उसमें बार बार उसकी जो प्रोसेस है वो चेंज होता है। फिर हम एसएमपीएस पावर सप्लाई में जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे एसी वोल्टेज बनती
होती है, उसको फिर ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा डीसी किया जाता है। फिर डीसी होने के बाद उस वोल्टेज को एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लगाकर स्विचिंग मेथड से स्विचिंग करवा के फिर उस स्विचिंग के बाद सेकेंडरी में एसी होती है, उसको फिर शॉर्टकी डायोड द्वारा क्या किया जाता है, डीसी कन्वर्ट करके फिर सर्किट में दिया जाता है। मतलब वहाँ पे बार बार हमारी जो वोल्टेज है वो AC टू DC, DC टू AC, AC टू DC, DC टू AC वहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन बक कन्वर्टर पावर सप्लाई में क्या हो रहा है, सिर्फ एक बार हमारा AC टू DC वोल्टेज बनाया जा रहा है, उसके बाद जो हमारी DC वोल्टेज है उसी DC वोल्टेज को सीधा आउटपुट DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस सेक्शन में आपको सबसे पहले देखने को क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी तरह की सेक्शन हो उसमें आपको एक लाइन और एक न्यूट्रल, ये दो चीज़ तो है ही है, बिना इसके तो कुछ है ही नहीं। सर्किट की बात है, प्रिंट सर्किट बोर्ड, तो लाइन और न्यूट्रल सबसे पहले चाहिए, यानी कि इसकी जो मेन जो इसका इनपुट है वो है AC 220 वोल्ट का इनपुट। तो यहाँ लाइन और न्यूट्रल पे जो आएगा वो AC 220 वोल्ट आएगा, 220 वोल्ट। और यहीं पे लाइन की वायर पे क्या लग जाएगा, एक फ्यूज लग जाएगा। फ्यूज की बात करें तो इंडोर पीसीबी बोर्ड में 3.15 एम्पियर 250 वोल्ट का फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगर हम एम्पियर की बात करें तो यहाँ पे एम्पियर का क्या काम होता है। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास पीछे आप अगर टेक्नीशियन है तो हो सकता है कई बार गलती कर देते हैं आप कि आपके पास कोई सर्किट आता है, उसका फ्यूज ओपन है, आप क्या करते हो, एक वायर लेते हो सीधा लगाते हो, गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एम्पियर बहुत चीज़ की मायने रखती है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज की कई बार वर्किंग में नहीं पता। फ्यूज एक नॉन रेजिस्टेंस वायर है, इसमें किसी भी तरह की रेजिस्टेंस नहीं होती है, इसीलिए फ्यूज का उपयोग एम्पियर के लेवल पे यानी कि लोड के मुताबिक किया जाता है। अगर लोड बढ़ेगी तो ये फ्यूज ओपन होगा। तो फ्यूज दो कंडीशन में ओपन होता है सर्किट में, पहला ओवर वोल्टेज और दूसरा ओवर लोड। तो ओवर वोल्टेज तब होगा जब हमारी पीछे से, यानी कि जो हमारी पीछे से सप्लाई आ रही है AC 220 वोल्ट का, वो जब ज़्यादा आएगा, यानी कि 400 वोल्ट हो जाए या 250 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए अगर, तो हमारा जो दिक्कत आएगा फ्यूज को वो ओवर वोल्ट से ओपन होगा। उसमें क्या है, सिर्फ हमारी फ्यूज की दिक्कत की डैमेज है, फ्यूज हम लगाएंगे पीसीबी चल जाएगी। लेकिन दूसरा कंडीशन बनता है जो सर्किट में सबसे ज़्यादा बनता है, वो बनता है ओवरलोड की वजह से। अगर ओवरलोड की वजह से फ्यूज आपका ओपन हुआ है और आप फ्यूज लगा रहे हो, तो फिर जैसे ही आप सर्किट में लाइन दोगे बिना सीरीज बोर्ड में, तो आपकी पीसीबी में हो सकता है एक बार धमाका हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, कुछ ना कुछ बच जाए। तो उससे अच्छा होता है पहले उसको चेकिंग करें। तो चेकिंग करने के लिए आपको सेक्शन की नॉलेज होना चाहिए, जो चीज़ हम देते हैं आपको। ओवरलोड में क्या होता है कि आपके सेक्शन में, यानी कि सर्किट में जो ये फ्यूज है, इसके बाद जो सर्किट है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो चुकी है, जिससे इस फ्यूज पे क्या हुआ, लोड पड़ा। और लोड पड़ा तो 3.5 एम्पियर तक तो ये झेल सकता था, लेकिन जैसे उससे ज़्यादा लोड हुआ तो ये अपने आप को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब दोबारा आपके पास ये पीसीबी आया, आपने फ्यूज जोड़ा, जंपर जोड़ा और आपने ऑन किया, तुरंत धमाका बोल दी, क्योंकि आपने तो 3.15 का नहीं लगाया कि वो अपने लोड के अनुकूल कटअप मार देगा, आपने तो एक सीधा मोटी वायर लगा दी जो एम्पेयर के ऊपर दर्शाता ही नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, कभी भी आपके पास कोई सर्किट आता है जिसका फ्यूज ओपन है, उसको ध्यान से चेक करें। पहले उस पीसीबी को पूरा चेक करें, उसकी सेक्शन को, तभी फ्यूज लगा के आगे काम करें। ये आपके लिए एक सेफ्टी काम होता है। चलिए, इसके बाद सर्किट में न्यूट्रल और लाइन के लाइन पे एक MOB का उपयोग किया जाता है, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर का MOB। इसको कई लोग VDR के नाम से भी जानते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका दो प्रकार का यह काम होता है। पहला काम होता है ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्शन करना, दूसरा होता है रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन करना। जी हाँ, यहाँ पे वोल्टेज दो काम कर रहा है, ओवर वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए MOB का उपयोग किया जाता है। किसी भी तरह का ज़्यादा जो हमारी हाई वोल्टेज बनती है तो उसको ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये एक प्रकार का हाई वैल्यू रेजिस्टेंस ही है, तो इसका टेस्टिंग भी नो बीप नो वैल्यू के तौर पे किया जाता है। इसके बाद सर्किट में जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको सर्किट में एक NPC देखने को मिलता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। इसका काम होता है AC वोल्टेज को फिल्टर करना, NPC। अगर हम MOB की बात करें तो ये नंबर में लगे होते हैं 14D681 के, जो कि लगभग 380 वोल्ट पे काम करता है।
और एनपीसी की बात करें तो ये X2 या X3 सीरीज का लगा होता है 275 वोल्ट के आसपास का, ठीक है, और करीबन 1 माइक्रोफैरेड के आसपास का ये यूज होता है एनपीसी का यार। इसके बाद जब सर्किट में आप आगे बढ़ोगे तो आपको सर्किट में देखने को मिलेगा एक EMI कॉइल, EMI कॉइल, इसको कई लोग AC लाइन कॉइल के नाम से भी जानते हैं और कई लोग EMI कॉइल के नाम से भी इसको जानते हैं। इस कॉइल का काम होता है ये L1 L2, इस कॉइल का काम होता है वोल्टेज को स्मूथ करना, यानी कि आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ करना। कैसे स्मूथ कर रहा है? जो हमारे इनपुट AC 220 वोल्ट है उसमें अगर किसी भी तरह की उतार चढ़ाव, माना कि जैसे कि ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो में चल रहा है, लेकिन कॉइल लगाने के बाद क्या होगा, कॉइल इस वोल्टेज को अपने अंदर क्या करेगा, एक मैग्नेटिक बनाएगा, जिससे क्या करेगा, अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो एक गति में होगी, यानी कि कॉइल के बाद जो इसकी गति हो जाएगी, वोल्टेज सेम रहेगा, यहाँ भी 220 वोल्ट था और यहाँ भी 220 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन इसकी जो गति है, यानी कि इसका जो पैराग्राफ है वो एक तरह जाएगा, यानी कि एक स्टेबल रूप में जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्मूथ आउटपुट वोल्टेज, यानी कि फिक्स आउटपुट वोल्टेज के तौर पे एक स्मूथनेस वोल्टेज निकालने का काम करती है। अब इस स्मूथ वोल्टेज निकलने के बाद ये सप्लाई जो जाती है, ये सप्लाई जाती है हमारी वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि सर्किट में जो हमारा AC वोल्टेज अभी तक चल रहा है इसको DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया चालू होती है। यहाँ से इसको DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए सर्किट में एक ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड का उपयोग किया जाता है, इसमें सेमीकंडक्टर डायोड की उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे 4 सेमीकंडक्टर डायोड द्वारा भी ब्रिज बनाया जा सकता है, या एक सिंगल ब्रिज रेक्टिफायर चिप भी लगाया जा सकता है, या एक सिंगल ब्रिज रेक्टिफायर SMD चिप भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक SMD चिप लगा रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं एक SMD चिप लगा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से SMD चिप आती है ब्रिज रेक्टिफायर की, इसको हम BD कहते हैं, ब्रिज डायोड, ठीक है। इसमें 4 पिनें होती है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, जिसमें 2 पिन जो होती है वो AC का होता है, AC का सिंबल बना होता है उस पर, और 2 पिन होता है हमारा DC का, जिस पे प्लस माइनस का सिंबल बना होता है। ये होता है हमारा रेक्टिफायर। अब इसमें एक में हमारा लाइन चला जाता है और एक में हमारा न्यूट्रल चला जाता है AC में। ये लाइन न्यूट्रल जाते ही यहाँ पे जो वोल्टेज कन्वर्ट होता है वो DC में कन्वर्ट होता है, लेकिन कितना कन्वर्ट होता है? अभी जो यहाँ पे पॉजिटिव पे वोल्टेज निकलेगा, जब यहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव पे मल्टीमीटर से चेक करोगे DC वोल्टेज पे, तो इनपुट अगर 220 वोल्ट है तो यहाँ पे जो आउटपुट हो रहा वो 190 वोल्ट या 210 वोल्ट, यानी कि और जो इनपुट 220 वोल्ट है उससे 10-20 वोल्ट कम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आउटपुट में। लेकिन ये हमारा क्या है, अभी नॉन DC वोल्टेज, यानी कि प्योर DC वोल्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही इस DC वोल्टेज को फिल्टर के लिए भेजा जाएगा, यानी कि जैसे इसके आगे एक पोलराइज कैपेसिटर लगा दिया जाएगा कि तुरंत ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, जो इनपुट से आउटपुट कम था वो वोल्टेज बूस्ट हो जाएगी, और बूस्ट होकर यहाँ पे आपको DC 300 से 350 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये 300 से 350 वोल्ट इस कैपेसिटर पे मिल रहा है तो आपका ये जो पूरा EMI सेक्शन है, इस सेक्शन को EMI सेक्शन के नाम से जानते हैं। किसी भी तरह की पावर सप्लाई में आपको EMI सेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारा ओके होता है। अगर यहाँ पे आपको ये 300 से 350 वोल्ट मिल रहा है तो आपका ये सेक्शन पूरा क्या है, ओके है। अब आपको आगे की सेक्शन को चेक करना होता है। अब ये वोल्टेज मिल गया तो ये DC वोल्टेज है। अब इसी DC वोल्टेज से हमारी स्टेप डाउन जो सेक्शन है, यानी कि जो बक कन्वर्टर पावर सप्लाई है, वो कार्य करती है। अब कैसे वो कार्य करती है उसको देखिए। तो हम आपको इसी में दिखाते हैं, बस इसको हम थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, फिर आपको हम इसी में समझाते हैं। ये देखिए, इसको हम थोड़ा यहाँ से छोटा कर देते हैं, फिर हम इसी में ऐड कर देंगे इसको हम थोड़ा छोटा कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बक कन्वर्टर पावर सप्लाई की पहचान कैसे करना है। आपको बक कन्वर्टर पावर सप्लाई को देखने के लिए 2 चीज़ देखना है सबसे पहले सर्किट में।
सबसे पहली बात कि बक कन्वर्टर पावर सप्लाई जो बोर्ड होगा उसमें किसी भी तरह की ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया गया होगा, किसी भी तरह के ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया गया होगा। दूसरा, आपको एक 8 पिन की आईसी होगी जिसमें एक लेग जो होगा वो एनसी होगा, यानी कि 7 पिन दिखेगा, एक आईसी ढूंढना है और इसी आईसी के पास 2 कॉइल या 1 कॉइल ढूंढना है, 2 या 1 कॉइल ढूंढना है जो आउटपुट में लगा होता है, और वहाँ पे 2 या 1 कैपेसिटर भी ढूंढना है। यही 3 चीज़ आपको फोकस करना है। ये 3 चीज़ मिलते ही आपको एक पावर सप्लाई सेक्शन यानी कि बक कन्वर्टर पावर सप्लाई सेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, पहले हम आपको डायग्राम से समझाते हैं, फिर हम आपको पीसीबी में भी समझाएंगे कि पीसीबी में कैसे हम इसको चेक करते हैं, कैसे ट्रेसिंग करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जो देखना है, एक आईसी को ढूंढना है। कुछ इस प्रकार से आपको एक आईसी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आईसी देखने को मिलेगा। इसमें आपको 8 लेग की गिनती होती है, लेकिन आपको 7 लेग ही देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से 1 2 4 और 3 नंबर पिन जो था वो क्या था, एनसी था। अब ये हो गया 8 पिन, ये हो गया 1 2 3 नंबर एनसी है, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अगर हम इस आईसी की नंबर की बात करें तो ये अलग अलग नंबर की आईसी आती है, और जैसे जैसे इस आईसी की नंबर चेंज होती है उसी प्रकार से इस आईसी की जो पिन डिटेल्स है वो भी चेंज होती है। अभी जो मैं पिन डिटेल्स आपको बताऊंगा वो एक एग्जांपल होगा, लेकिन हो सकता है आपके सर्किट में जो उसका अलग पिन आउट हो, तो आपको उस नंबर के अकॉर्डिंग, डाटा सेट के अकॉर्डिंग आपको उस पिन डाटा को मैच करवाना होता है। कुछ इस प्रकार से इसके नंबर आते हैं। एलएन के सीरीज में ये आईसी आती है, एलएन के 302, 304, 306, 3696, मतलब एलएन के सीरीज में आती है, अलग अलग नंबर की आईसी आती है, ठीक है। अगर इस आईसी की हम बात करें तो इसका पिन नंबर 8 से लेके 5 तक का जो पिन है, 6 7 5, ये सभी पिन जो है ये सोर्स पिन है, सोर्स पिन है, सोर्स पिन है। और इसकी 4 नंबर का पिन जो है ये ड्रेन पिन है, ड्रेन पिन, ये ड्रेन पिन है। पिन नंबर 1 जो इसका है ये फीडबैक पिन है, और पिन नंबर 2 इसका बीपी पिन है, यानी कि बाईपास पिन, ठीक है। सबसे पहले इसका काम क्या था, डीसी टू डीसी, और डीसी टू डीसी क्या, ये सीधा 300 वोल्ट इन 300 करती है, आउट 15 वोल्ट करती है, फिक्स। इन 300 वोल्ट डीसी करेगी, आउटपुट 15 वोल्ट डीसी करेगी डायरेक्ट। अब इनपुट क्या करेगी, 300 वोल्ट, तो कहां से करेगी, तो सीधा इस पॉजिटिव लाइन से लेगी, ये मैं रेड लाइट का यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ, और सीधा इस ड्रेन पिन पे आ जाएगा डीसी 300 वोल्ट। और इस 300 वोल्ट से सीधा किसी भी तरह की कुछ नहीं होगी, इसके अंदर इंटरनली क्या होगी, एक स्विचिंग होगा, क्योंकि इस आईसी के अंदर एक मॉसफेट का उपयोग किया गया है। क्या किया गया है, एक मॉसफेट का उपयोग किया गया है, और उस मॉसफेट की गेट को ड्राइव करने के लिए इस आईसी के अंदर ही एक गेट ड्राइवर आईसी का भी उपयोग किया गया है। तभी कुल मिला के ये आईसी का नाम पड़ा है बक कन्वर्टर आईसी। ये वोल्टेज को बक कर रहा है, यानी कि कन्वर्ट कर रहा है। तो कैसे कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इस आईसी की जो गेट है, नेक्स्ट जो गेट है उसको क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसकी गेट की जो ऑन करने की जो टाइमिंग है, यानी कि इसका जो गेट है इंटरनली, ये ड्रेन, ये सोर्स, ये इन हुआ, ये आउट हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच जो काम करेगा, यानी कि जब इन होगा और आउट होगा तो उसके बीच में जो काम करेगा वो कौन करेगा, तो वो करेगा गेट पिन। अब गेट का जो यहाँ पे टाइमिंग रखा गया वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि गेट को ऑन किया जाता है कम टाइम के लिए, ऑफ किया जाता है कम ज़्यादा टाइम के लिए, ऑन फिर कम टाइम के लिए, ऑफ ज़्यादा टाइम के लिए, ऑन कम टाइम के लिए, ऑफ ज़्यादा टाइम के लिए, ऑन कम टाइम के लिए, ऑफ। कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा है, यानी कि मात्र 15 वोल्ट आउट के लिए इसको ऑन रखा जाता है और 285 वोल्ट के लिए ऑफ रखा जाता है।
मतलब गेट को इतना ही वोल्टेज दिया जाता है कि तुरंत ऑन होते ही ऑफ होता है, तो उसी दरमियान क्या होता है 15 वोल्टेज की आउटपुट बन जाती है। लेकिन भैया ये ऑन ऑफ जो चल रहा है गेट का वो कौन करवा रहा है? तो वो सारा ताल मजाल संभाल रहा है कौन? फीडबैक भैया, क्योंकि यही तो ला रहा है पकड़ के कि 15 वोल्ट निकल रहा है, हाँ भैया इतना ऑन हो गया, अब ऑफ कर दो, ऑन हुआ ऑफ करो। लेकिन इसकी स्विचिंग इतनी तेज होती है जिसको आप बिना डीएसओ मशीन से चेक नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे आप इंटरनली अगर डीएसओ पे जाओगे और इंटरनली इसकी चेक करोगे तो आपको वो पल्स दिखेगा जिसकी ऑफ की टाइमिंग जो है वो बढ़ गई, ऑन की टाइमिंग कम हो गई। क्लियर? दिखाऊंगा आपको ऑनवर्ड करके। चलिए, तो अब जैसे 300 वोल्ट की सप्लाई ड्रेन पिन पे आई तो इसकी गेट जो है वो कुछ टाइम के लिए जो ऑन हुआ, उसी ऑन में इस सोर्स पिन से क्या हुआ, आउटपुट हुआ, और आउटपुट में एक कॉइल लग गया जो वोल्टेज को स्मूथ करेगा। और इस कॉइल के बाद हमारा कैपेसिटर लग गया, इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज हो जाएगा डीसी 15 वोल्ट। लेकिन इस 15 वोल्ट को फिक्स रखने के लिए तो क्या चाहिए, एक हमारा फीडबैक चाहिए। तो जैसे ही आउटपुट निकल रहा है सोर्स से कि तुरंत इसी आउटपुट से एक रजिस्टर द्वारा इस फीडबैक पिन पे फीडबैक आ जाती है। क्या आ जाती है? एक फीडबैक आ जाती है। तुरंत जैसे ही हमारा वोल्टेज निकला, आउटपुट हुआ कि तुरंत एक फीडबैक आया, जिससे इस आईसी को क्या पता चला कि ये हमारा 15 वोल्ट का आउटपुट निकल रहा है। लेकिन कॉइल में वोल्टेज जाने के बाद हो सकता है वोल्टेज कुछ ना कुछ बूस्ट हो जाए। जब कॉइल में वोल्टेज जाती है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज बूस्ट हो जाता है, क्योंकि कॉइल एक तरह से मैग्नेटिक बनाता है, यानी कि चार्ज होता है, कुछ समय के लिए वोल्टेज स्टोर भी करता है, तो वोल्टेज को बूस्ट करने की ताकत रखती है। तो उसके लिए एक ब्रेक डाउन सर्किट बनाया जाता है, जो उस जो वोल्टेज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो उस ब्रेक डाउन सर्किट में कॉइल की आउटपुट में, यानी कि जो कैपेसिटर की लाइन से जुड़ा है, उस आउटपुट से एक डायोड लगाकर, क्योंकि इसमें एक एसी का लाइन बन सकता है, इसीलिए डायोड लगाकर एक या दो रजिस्टर द्वारा सीरीज में इसी फीडबैक लाइन पे क्या किया जाता है, एक ब्रेक डाउन सर्किट फीडबैक दे दिया जाता है। अब ये दोनों फीडबैक जैसे मैच करेगा तो इसकी आउटपुट जो है 15 वोल्ट, ये क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा, एक इधर उधर नहीं। उसके बाद आता है हमारा बीपी पिन, यानी कि बाईपास पिन। बाईपास पिन हमेशा जो होता है वो एक एनपीसी कैपेसिटर द्वारा एज ए सेंसिंग के लिए कि कहीं भी हो वो सोर्स पिन के साथ कनेक्ट होता है। हमेशा ये सोर्स पिन के साथ कनेक्ट होता है एज ए सेंस के लिए, जो इसकी एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसके साथ वो पास हो जाती है सेंस करके। अब ये हमारा बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। अगर इस सर्किट में हम बात करें इसकी टेस्टिंग की, तो नॉर्मल दो प्रकार की आपको इसमें टेस्टिंग करना है। सीधा क्या चेक करना है आपको, इनपुट में आना चाहिए 300 वोल्ट, आउटपुट आना चाहिए 15 वोल्ट। अगर यहाँ 300 आ रहा है, यहाँ 15 नहीं आ रहा है, तो इस आईसी को आराम से पहले चेक करो, आईसी को चेंज करो। अगर मान लीजिए यहाँ पे 300 भी आ रहा है और यहाँ पे 15 नहीं आके यहाँ पे 14 आ रहा है, कभी 17 आ रहा है, कभी 13 आ रहा है, कभी 12 आ रहा है, तो मतलब क्या, आपको इस फीडबैक लाइन पे लगे रजिस्टर को, इस सभी रजिस्टर को चेक करना है। 100% कह सकता हूँ यही रजिस्टर तीनों में से कोई एक खराब है, तभी आपका ऐसा काम होना है। दूसरी बात, 80% केस में आपके पास जो पीसीबी आएगा बक कन्वर्टर पावर सप्लाई, उसकी आईसी डैमेज होती है, लीकेज कंडीशन में होती है, फटी होती आती है, जली हुई आती है, ठीक है, बर्न हुई आती है, मतलब कि लीकेज कंडीशन में टूटी हुई फूटी हुई कैसी भी आ रही है। उस टाइम पे आपको आईसी रिप्लेस करने से पहले ये जो हमारी फीडबैक लाइन के लगे रजिस्टर और ये डायोड है, इसको जरूर चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको ये आईसी को चेंज करना होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी की वजह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देंगे। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि इसकी ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ऑन बोर्ड टेस्टिंग कैसे करते हैं, और साथ में हम आपको जो हर वीडियो में एक बोनस देते हैं कि किसी भी सेक्शन को बाईपास कैसे करते हैं, वो बाईपास के ऊपर भी एक वीडियो जरूर आपको देंगे, बक कन्वर्टर पावर सप्लाई को बाईपास कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी, ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए इतना ही। और अगर आपको किसी भी तरह का एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का पीसीबी कोर्स करना हो, या एलईडी एलसीडी टीवी, या लैपटॉप, डेस्कटॉप,
ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर का, तो आपको पता ही है, जो आपके स्क्रीन पे नंबर चल रही है इस पर आपको कॉल करना है, बस कोर्स की रिलेटिव जानकारी लेना है और आइए हमसे जुड़िए और यहाँ से क्लास लीजिए। देखिए आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप यहाँ डेमो लीजिए, अगर आपको पसंद आए डेमो, आपको टीचर का बिहेवियर पसंद आए तो आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।